और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आई अप्रिशिएट लेकिन देखो, ईरान एज ए नेशन, दे हैव हाँ, फॉट वेल, बट ओके, वन हैज टू बी pragmatic। बिल्कुल, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजें भी तो अभी जो देखनी अगर पड़ेंगी हम ना। बात करें कि दामोदर जी, पहले जो स्थिति बनी हुई थी हॉर्मुज में, फ्री था, इंटरनेशनल वे था, लेकिन अब ईरान का वे हो गया है। ईरान सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो स्थिति पहले थी वो तो नहीं होने वाली है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को पता है कि अब नस कहाँ दबानी है, और उसने वही करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी, देखिए, ईरान ने बहुत भारी कीमत चुकाई और बहुत ज्यादा नुकसान झेला इस हम्म, लड़ाई में। हम्म, कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि अमेरिका को भी इतने कम समय में किसी और लड़ाई में नुकसान नहीं हुआ वियतनाम के अलावा। तो वो जो लड़ाई की भरपाई है, जो उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना है। और सीधी बात है, हॉर्मुज में टोल लगाना उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। जैसा कि अभी कर्नल पठानिया ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान के पास रिटेलिएट करने के लिए बहुत कुछ नहीं, सिर्फ मिसाइल्स के अलावा, और उसके जो सस्ते ड्रोन है शाहिद है, उनका जो वर्जन आ रहा है लेटेस्ट। ईरान कभी एयर स्ट्राइक अमेरिका पे नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ये भी सच है कि उसने मिडिल ईस्ट पे जो अमेरिका की कमजोर नस थी, जितने बेसेस थे, उन पे अटैक करके उसको मजबूर जरूर किया इस बात के लिए कि समझौता आपको करना है। और अगर हार जीत के नजरिए से देखें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ईरान बेशक जीता नहीं हो, लेकिन अमेरिका के सामने उसकी क्लियर कोई हार भी नजर नहीं आती बहुत ज्यादा। समझौते की टेबल पे ईरान आया जरूर है, लेकिन अमेरिका नहीं, अपनी शर्तों पे। अमेरिका को उसने हर जगह परेशान किया, हर उस जगह पे। आप देखें, लास्ट में समझौते की जब बात चल रही थी, तब भी उसने अमेरिकन चोपर को उसने स्टेट ऑफ होमरूज में ही गिराया। तो अमेरिका को इस बात का भय हमेशा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ईरान के दबाव में आके समझौता करे, लेकिन मजबूरी है, इतनी इतना खर्चीला ये युद्ध होता जा रहा है कि अमेरिका को अब आगे इसके लिए फाइनेंस, बजट, कांग्रेस से अप्रूवल मिलना, वो सब कुछ भी चैलेंजिंग लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। तो ऐसी हालत में ईरान का जो होमरूज पे टोल टैक्स, या कहना कि ये वापस उस परिस्थिति में नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जस्टिफाइड होता है ईरान के नजरिए से। बाकी मुल्कों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, तेल महंगा हो सकता है, लेकिन ईरान जितना उसने इस लड़ाई में मार खाई है, जितना उसका लॉसेज हुआ है, इस होमरूज से उसे रिकवर जरूर करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बदलते गए। जब उन्होंने रिजीम चेंज की बात की थी तो समझ आता है, चलिए ठीक है, आप रिजीम चेंज कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके पास माइट है, आप कर सकते हैं, माइट इज ऑलवेज राइट, लड़ाई में कोई गलत सही नहीं दे, आप कर रहे थे। फिर आप आते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन, उनकी जनता को एक बार आपने एक दौर आया जब आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया, आपने बहुत सारा कैंपेन चलाया कि अब ईरान की जनता खुद इनको उखाड़ फेंके। आप उस पर भी फेल हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं, वहां पे हमें लोकतंत्र स्थापित करना है। आखिरकार कर क्या रहे थे आप? अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र स्थापित करने आए थे, और लास्ट में जो आपने किया वो सब पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे कई मुल्कों को आपने तबाह किया अपने लोकतंत्र स्थापित करने के एजेंडे के अंतर्गत। अमेरिका की ये हिस्ट्री आप उठाकर देख लें तो। अब ईरान में इतना लॉस होने के बाद, जब ईरान को इन्होंने ये तक कह दिया कि जो आपको फंड देना है वो हम डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको हमारे किसानों से उसके बदले अन्न खरीदना है, और फायदा उसमें हम अमेरिका का ही देखेंगे। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ऐसी स्थिति में ईरान को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और अपना दबदबा, सीधी सी बात है, उसे ओमान की सुननी नहीं है, और ना ओमान कुछ कर सकता है ईरान का। चाहे कितना भी ईरान कमजोर हो जाए, आईआरजीसी वहां पे मजबूत है। ईरान की बेशक सरकार और सेना थोड़ी कमजोर पड़े, पर आईआरजीसी झुकने वाली नहीं है। और ये यूं कहें कि ईरान का टोल टैक्स नहीं होगा, या ईरान इस पे टैक्सेस नहीं लगाएगा या मैनेज करेगा, आईआरजीसी मैनेज करेगी। क्लियर मतभेद जो है वो सामने नजर आते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखें कि आईआरजीसी ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमने होम रूल्स को ब्लॉक किया हुआ है। द सेम टाइम ईरान की जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर, उसने स्टेटमेंट दिया, नहीं, होम रूल वॉच टॉक पे है हमारी, बट ब्लॉक नहीं है। तो ये जो मतभेद है, इससे पता लगता है साफ साफ कि कहीं ना कहीं आईआरजीसी जो है वो अपनी चला रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि समझौता हो जाए, पर आईआरजीसी नहीं चाहती कि समझौता इस तरह से हो कि ईरान की हार दुनिया को प्रतीत हो। उस चक्कर से ईरान की जो आईआरजीसी है वो होमरूज को पक्का नियंत्रण में रखेगी। उसने कहीं ना कहीं इस चीज के लिए सरकार को भी सहमत किया कि होमरूज को हम पहले की तरह नहीं खोलेंगे, हमारा उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और होने के तो साथ साथ अमेरिका हमें उससे क्यों अपनी मान जो रहा है लेकिन, असलम रिजवी जी? आपने, ठीक है, ईरान ने ये कह दिया कि हम यहाँ से जो भी टैक्स वसूलेंगे, जो भी हम पैसा वसूलेंगे, टैक्स का भी उसे नाम नहीं देना है, हम उसका उपयोग करेंगे अपने आप को रीबिल्ड करने में। लेकिन दुनिया भर इसकी कीमत आखिरकार क्यों चुकाते फिरेगी? जी मीनाक्षी जी, नमस्कार। दुनिया ने ये देखा है कि ईरान पर अमेरिका ने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बहाने के 28 फरवरी को हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई को शहीद किया, और उनके साथ 40 जो कमांडर थे उनको भी शहीद किया। दुनिया ने ये भी देखा कि 47 ईयर्स जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा,
और दुनिया ने ये भी देखा, आपने दुनिया की बात की है तो मैं ये बता रहा हूँ कि 47 ईयर्स सैंक्शन लगा लेकिन दुनिया खामोश रही। उसके बाद 8 साल ईरान के ऊपर जंग थोपी गई। इराक सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसमें अमेरिका ने खुलकर सद्दाम का और इराक का साथ दिया, दुनिया साथ में नहीं आई। अब ले देकर ईरान के सामने एक ही ऑप्शन बच रहा था कि कोई हमारा साथ तो नहीं दे रहा है। एक दुखती रग है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं। ये ईरान के लिए एक ऐसा वेपन है कि जिसके जरिए से वो अमेरिका को घुटने पर ला चुका है। जैसा कि हमारे जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं, सब ने ये बात कही कि इस वक्त अपर हैंड तकरीबन ईरान के पास है और ईरान ने इसी हुर्मुज के जरिए से अमेरिका को बिल्कुल से जिसे कहा जाए कि तस्लीम करने पे मजबूर कर दिया है। वो ईरान की बात क्यों मान रहा है? 14 जो करारदाद ईरान ने पेश की थी, जो प्रस्ताव ईरान ने जो पेश किया था, अमेरिका ने उसे माना है। किस बेस पे माना है? सिर्फ जो है मीनाक्षी जी, एक हुर्मुज की वजह से। अगर ईरान के पास हुर्मुज ना होता तो आज ईरान को अमेरिका तबाह बर्बाद कर देता। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपके पैनलिस्ट बहुत अच्छे से आज बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन तमाम पैनलिस्ट को दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोग की खिदमत में कि आप देखिए कि ईरान पर कितना जुल्म हुआ है, ईरान के साथ क्या क्या अन्याय नहीं हुआ। आप यूं समझिए कि जो काम ईरान के साथ किया गया है वही काम जो है अगर अमेरिका के साथ होता तो दुनिया क्या कहती। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट हाउस के ऊपर क्यूबा से जो है हमला होता, वो ईरान ही हमला करता और वहाँ का जो मेन शख्स था, जो रईस जो राष्ट्रपति है, अगर उसको ईरान मार देता तो दुनिया क्या कहती। आज ईरान को किस किस लफ्ज से याद करती। लेकिन आप ये देखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया और दुनिया खामोश रही। तो अब जरूरी यह है, ईरान के हिसाब से, मैं ईरान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ का नजरिया है ईरानियों का वो ये है कि दुनिया हमारे जुल्म को देखकर खामोश रही है, तो अब उसको भी कुछ सहना चाहिए। और उसके लिए ईरान के पास सबसे बेहतरीन माध्यम जो जरिया है दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, उसे स्टेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है। मैडम ठीक है, पूरी दुनिया युद्ध में रहती है लेकिन पूरी दुनिया उसकी कहीं ना कहीं भरपाई भी करती होती है। कर्नल संजीव सिरोही, अब 1.25 अरब बैरल तेल गायब हुआ है जो कि मार्केट तक पहुंचा नहीं है। वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि हॉर्मुज बंद था, कई वक्त हॉर्मुज से स्थितियां नहीं रही हैं, तो दुनिया तो तब भी पे करने वाली है बढ़े हुए दामों को लेकर के। अब दुनिया को यहाँ पर भी पे करना होगा। तो हॉर्मुज को लेकर के बाकी लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, ठीक है, ईरान के पास एक ही मुद्दा है कि वो हॉर्मुज पर ही अपनी दबदबापन दिखा सकता है, अपनी दादागिरी वहां से दिखा सकता है। लेकिन अमेरिका ने भी तो कहीं ना कहीं उस स्थिति के लिए मजबूर किया ईरान को। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप पिछले साल जब इजराइल ने हमला किया था और उसके बाद अमेरिका ने भी हमला किया था, बातचीत के 5 बातचीत का दौर खत्म हो गया था, छठी बातचीत होनी थी और छठी बातचीत से पहले ही इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूनिलैटरल सीज फायर कर दी। इस बार भी दोनों देशों के बीच में जेनेवा में बातचीत हो रही थी, 26 फरवरी तक बातचीत चल रही थी। 27 फरवरी को जो है कतर के जो ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको जेडी वेंस से मिलना था। तो ईरान ने सब बातें जो ईरान अमेरिका चाहता था, तकरीबन सब बातों पे ईरान ने सहमति कर दी थी और जो है बातचीत होनी थी। लेकिन 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। 27 फरवरी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुली हुई थी, कोई भी देश अपने जहाजों को वहां से ले जा सकता था, ला सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, वर्ल्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये हमला करके जो है ईरान को ये दिखा दिया, बल्कि ईरान को ये चेतना हुई कि ये चीज हमारे पास ऐसी है जिससे को हम वेपनाइज कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक न्यूक्लियर वेपन की तरह जो है ईरान ने इस्तेमाल किया। उनके पास एक ये कार्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं आई हैव गॉट ऑल द कार्ड्स, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है जो
हुक्म का इक्का है वो आज जो है ईरान के पास है, और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से इजराइल पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, इजराइल के पास अपना तेल है या गैस है या वो आसपास से ले सकता है, लेकिन बाकी जितने दुनिया के देश है उनको स्टेट ऑफ हॉर्मूज से पता जो है फर्क पड़ता है। तो उसके लिए ईरान ने इसको, और मैं जो है अभी जो असलम रिजवी साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। 47 ईयर्स तक उनके ऊपर सैंक्शन लगाई, जिस देश को बोला कि तुम तेल नहीं खरीदोगे, उसमें भारत भी शामिल था, नहीं खरीदा। उसके बाद जो उनको उनका जो सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अगर किसी को आप कॉर्नर कर दोगे, उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो फाइट बैक करेगा। तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था फाइट बैक करने का, और उनके पास बेस्ट तरीका ये था, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया और जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस थे उनके ऊपर हमला किया, जो कि एक नब्ज थी जिसको ईरान ने अच्छी तरह, वो मैं कहता ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत बढ़िया आले दर्जे की उन्होंने स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया और जितने मिलिट्री एसेट्स थे अमेरिकन के मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर जो हमला किया। ये जो बातचीत हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई जो ईरान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद फंसे हुए। ठीक है, मिलिटरीली वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप देखिए डोमेस्टिकली उनकी जो है पॉपुलैरिटी जो है कहाँ 52-53% होती थी, आज 34-35% पे उनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई। उनकी ये पीस डील करनी उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी वो आदत से मजबूर है, इसलिए वो बार बार जो स्टेटमेंट देते हैं, उन्हीं के आदमियों को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि वो जो सुबह बोल रहे वो ठीक था या जो दोपहर को बोल रहे वो ठीक था। तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है 27 फरवरी की स्टेज में कभी नहीं आएगा, और बाकी देशों को इस चीज के लिए रिकंसाइल करना पड़ेगा कि जो भी फीस जो है ईरान लेता है, चाहे आप उसको टोल फीस बोलो, सर्विस चार्ज बोलो, सिक्योरिटी फीस बोलो, जो भी बोलो, वो लेगा, और वो अपनी भरपाई जो इतना नुकसान किया है इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो उस नुकसान का कहीं से तो भरपाई करेगा। और जो 14 पॉइंट अगर आप देखें, अगर उन पॉइंटों पे सहमति होती है तो उन पॉइंटों को देख के साफ जाहिर होता है कि ईरान बेशक जीता ना हो, लेकिन ईरान हारा भी नहीं है। और जो असली मायने में देखा जाए तो कंसेशन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कंसेशन दे रही है, सैंक्शंस भी हटाएंगे, फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करेंगे, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए भी पैसे होंगे, तो ये सब चीजों से ऐसा लगता है कि जो है जीत आखिर में ईरान की हुई है, और जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मजबूरी में डील करनी पड़ रही है। हाँ। मीनाक्षी जी कर्नल पठानिया, लेकिन ये एक समझौते में, एमओयू में एक पॉइंट ये भी रखा गया था कि जब तक लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं हो जाएंगे तब तक हम एमओयू को लागू नहीं करने वाले। इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, हिजबुल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये एमओयू जो साइन कर लिया गया है वो कभी लागू भी हो पाएगा? देखिए, एमओयू जब शुरू हुआ था, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन टुवर्ड्स द फाइनल डील। फाइनल डील जो है वो 60 दिनों बाद होगी। अभी इन 60 दिनों के अंदर क्या क्या होता है, कुछ तो शुरू हो गया है, बिकॉज टू माई माइंड अगर इजराइल जो है लेबनान पे लगातार हमले किए जा रहा है विद अप्रूवल और विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रम्प, वी डोंट नो। बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजी बनती है, ये भी आप मान के चलिए कि नेतन्याहू की इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रम्प के जो डिसीजन को वो चेंज कर सके। तो हो सकता है कि पीठ पीछे जो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं, और पीठ पे जो उसकी पीठ थपथपा रहे हो कि ठीक है तुम लगे रहो लेबनान में। देखिए, एक वॉर ऑफ एट्रिशन होता है इन ए वेरी वेरी ग्रेजुअल मैनर। अभी अगर हम हॉर्मज स्टेट की बात करें, अमेरिका को उससे क्या फर्क पड़ रहा है? दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ऑयल और गैस विच इज कमिंग आउट ऑफ द हॉर्मज स्टेट। और ऑन द कंट्रेरी, ये तो अपने वेंजुला ऑयल और अपने ऑयल के साथ दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, और ट्रंप ने आगे कौन सा इलेक्शन लड़ना है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो फिगर है वो गिरती जा रही है। तो ये दूसरी तरफ ये देखिए, जो हम बात करते हैं ना स्ट्रेटेजी की, ईरान, आई अप्रिशिएट दैट नेशन, वेरी ब्रेव नेशन, बट दे हैव टू बी रियलिस्टिक। शुरू से ही ईरान को ये पता था कि वो यूएसए और इजराइल को मिलिटरीली हरा नहीं सकते हैं। देयर स्ट्रेटेजी वाज टू मेक इट कॉस्टली फॉर यूएसए। अभी यूएसए का नुकसान कितना हुआ है? उनके कितने सोल्जर्स की डेथ हुई है? हार्डली एनी। दूसरा जो है,
अगर हम बात करें उन्होंने जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है वो कितनी देर सस्टेन करेगा। और जहां तक दुनिया का सवाल है, ये देखिए अभी यूक्रेन और रशिया का 4 साल से युद्ध चल रहा है ना। यूक्रेन के अंदर डिवास्टेशन है, तबाही है, वहां के लोग सफर कर रहे हैं। रशिया को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें किसने अंडरस्टैंड करना है कि भाई आई हैव ए लिमिट ऑफ फाइटिंग, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के पास दो चीजों के अलावा, जिसको स्ट्रेटेजिकल वेपन आप बोल दीजिए या जो भी, हॉर्मज स्टेट और गल्फ कंट्री और अमेरिकन बेसिस के ऊपर। अमेरिकन बेसिस तो अभी भी मिडिल ईस्ट में है, वहां से उन्होंने गायब थोड़ा कर ली है। देयर फोर्सेस आर स्टिल देयर, वो कहीं अपने दूसरे ठिकाने पे चले गए होंगे। और ईरान की जो ताकत है, देखिए किसी भी लंबे वॉर के लिए आपके अंदर रिप्लेनिशमेंट की ताकत होनी चाहिए कि मेरे ड्रोन खत्म हो रहे हैं, मेरे मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं, मेरे जो, अच्छा दूसरी तरफ हम देखें नेवी की हम बात करें, एयरफोर्स की बात करें, वो तो डेसिमेट हो चुकी है। 70% हुई है, 75% हुई है, 80% हुई, वी ऑल नो इट। और अमेरिका ने, अब एज आई वाज टेलिंग अर्लियर, इन्होंने अपनी फुल माइट जो है, उनके पास ऑप्शन है। अमेरिका कैन टेक escalatory measures and they have a military might for that. ईरान के पास कुछ नहीं है एक स्पिरिट के अलावा, एक ब्रेवोडो के अलावा। और सफर कौन कर रहा है? एक बड़ी अच्छी कहावत है कि when two elephant fights the grass gets crushed। और ग्रास कौन है इस केस में? ईरान के जो लोग हैं, जो वहां के लोग सफर कर रहे हैं, इतने 110 से 11 दिन हो गए हैं, 111 दिन, तो उनकी सफरिंग का और कोई पता नहीं चल रहा है। वहां पे इंटरनल डिसेंट जो है वो जैसे जैसे उभर के सामने आ रहा है, वहां पे आयरन कर्टन एज फॉर द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। और पीछे मैंने सुना था कि जो हार्डलाइनर है उन्होंने एक अपना डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। तो ये जो हार्डलाइनर और जो गवर्नमेंट है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जो तारतम्य होना चाहिए या सिनर्जी होनी चाहिए, वो इट अपीयर्स टू बी मिसिंग। तो हु इज टेकिंग द डिसीजन? ये मुश्तबा खामनेई है, उनका कहीं पता ही नहीं है कि कहां पर है, ना कहीं वो दिखते हैं। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्डेड पहले आते थे, अभी वो भी आना बंद हो गए हैं। IRGC is a very very loose organization. It doesn't have a centralized command and control. ये प्रोविंस के ऊपर बेस है, इनको प्रोविंसेस की पावर है अपनी अपनी। और ऐसे लूज कोऑर्डिनेशन के साथ, और दूसरी बात यह है कि ईरान की इस समय जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर उनकी IRG आती है, आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, उसको तो अभी तक किसी ने टच ही नहीं किया। और अमेरिका ने कभी भी ये ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा। अमेरिका उनके पास इतनी ताकत है कि विदाउट ग्राउंड इन्वेजन, रिजीम चेंज को छोड़िए आप, एम इज कि उन्होंने अपने जो 3-4 मुद्दे लेके चले हुए हैं यूएसए वाले, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर वो हो जाते हैं तो उससे पूरी दुनिया को और वेस्ट एशिया को फायदा होगा। बाकी लेट्स सी हाउ लॉन्ग ईरान कैन सस्टेन दिस वॉर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।